Today, we are going to discuss the topic thermodynamics. सो बेसिकली जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? तो जब हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो दो वर्ड से बना है, थर्मो एंड डायनेमिक्स। तो व्हाट डज थर्मो मीन्स यहाँ पर? थर्मो का मतलब होता है हीट एंड डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। सो बेसिकली जो थर्मोडायनामिक है वो क्या किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हमें? मोशन ऑफ हीट के बारे में दे रहा है। सो अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लो ऑफ हीट इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स। सो थर्मोडायनामिक्स वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि हमें इंफॉर्मेशन दे रही है फ्लो ऑफ हीट के बारे में। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सो थर्मोडायनामिक्स के बेसिकली चार ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है कि ये हमें जो वेरियस हीट चेंजेस है, जैसे कि एंट्रोपी चेंजेस है, एंथैल्पी चेंजेस है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंजेस है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सेकंड, ये इंफॉर्मेशन देता है हमें वेरियस जो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस है। अब हमारे वेरियस थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस कौन से होते हैं? जैसे कि आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है, और आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, दीज आर द वेरियस प्रोसेसेस जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है किन कंडीशंस पे ये प्रोसेस हो रहे हैं। नेक्स्ट है वेरियस थर्मोडायनामिक लॉज। तो जो वेरियस थर्मोडायनामिक लॉज है, जैसे जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, वो हमारी जो केमिस्ट्री में बहुत यूजफुल होते हैं फॉर द डिफरेंट रिएक्शंस टू टेक प्लेस। एंड लास्टली ये हमें बताता है अपॉन द स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से प्रोसेस होते हैं, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस कौन से प्रोसेस होते हैं, किन कंडीशंस पे प्रोसेस होते हैं। जैसे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमारी जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है, यानी कि जो गिव्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए? लेस देन ज़ीरो। फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, our gives free energy should be less than zero, and for the process to be non spontaneous, हमारी जो गिफ्ट फ्री एनर्जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? उस टाइम पे पॉजिटिव होती है, तभी हमारा जो प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाता है। सो ये ऑब्जेक्टिव्स थे थर्मोडायनामिक्स के, जिसके इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम थर्मोडायनामिक्स को पढ़ते हैं। अब आ जाती है इसकी लिमिटेशंस कि कौन सी इंफॉर्मेशन थर्मोडायनामिक्स हमें नहीं दे पा रहा है। सबसे पहले कि ये हमें ये तो बता देता है कि कौन सी प्रोसेस अकर हो रही है, कौन से वेरियस थर्मोडायनामिक प्रोसेस अकर हो रही है, ठीक है, लेकिन ये हमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, ठीक है। एंड जो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस है दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द माइक्रो सिस्टम, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके ऊपर ये जो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस है ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द मैक्रो सिस्टम। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिवर्स। सो थर्मोडायनामिक पढ़ने से पहले हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो समझनी पड़ेंगी, जो स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। जैसे कि सबसे पहले सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में। तो सिस्टम किसे कहते हैं? जो पार्ट जो ऑब्जर्वेशन में हम लेके चलते हैं, जिसमें वेरियस थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, उसे हम सिस्टम कहते हैं। So system is a part of universe covered with real or imaginary boundary where we study about various thermodynamic properties such as pressure and temperature. तो वो पार्ट यूनिवर्स का जो कि रियल या इमेजिनरी बाउंड्री से कवर्ड होता है, जहाँ पर हम वेरियस जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंड सो ऑन। एंड सराउंडिंग जो रेस्ट पार्ट रह गया यूनिवर्स का, उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। इसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है। सो यहाँ पर जो मान लो हमने ये हमारा सिस्टम लिया है,
सो एंड ये जो सिस्टम है ये कवर्ड है एक बाउंड्री के साथ, एंड जो रेस्ट रीजन रह गया ये हमारा क्या हो गई, बाउंड, ये हमारी सराउंडिंग हो गई, ये हमारी सिस्टम है, एंड ये जो सिस्टम है वो किसी रियल या इमेजिनरी बाउंड्री के साथ जो है सेपरेटेड है फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज for the system, the change in energy is identical in magnitude but opposite in sign to the change in energy of its surrounding. तो किसी भी सिस्टम के लिए जो एनर्जी में जो चेंज होता है वो मैग्नीट्यूड में आइडेंटिकल होता है, ओनली जो साइन जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं फॉर जो चेंज होता है एनर्जी में इसके सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो बेसिकली हमारे 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम कौन से होते हैं, यहाँ पर देखो तीनों के हमें एग्जाम्पल दिए हैं। तो ओपन सिस्टम कौन सा सिस्टम है जहाँ पर हीट और मास दोनों का ट्रांसफर हो पा रहा है। जैसे कि अगर हम चाय को एक कप में रख देते हैं तो वहाँ पर एक तो ऑब्वियसली हीट का तो एक्सचेंज हो रहा है, थोड़ी देर बाद हमारी चाय क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ पर मास का भी ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि जो हमारी चाय है वो वेपर्स की फॉर्म में क्या हो रही है, वहाँ से लॉस हो रही है। दूसरा क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है लेकिन मास का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। अगर हम चाय को ढककर रख देते हैं उस कप में तो अब मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा, हीट का तो ट्रांसफ़र होगा, यानी कि चाय थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, ठंडी होगी। एंड आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होगी जिसमें ना तो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है और ना ही मास का ट्रांसफ़र हो रहा है। यानी कि अगर उस चाय को हम थर्मोस फ्लास्क में रख देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उस वो जो चाय है वो ठंडी नहीं होगी थोड़ी देर बाद। ठीक है, और ना ही उसमें से मास का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ज़्यादा डिटेल में हम कैसे पढ़ सकते हैं, तो ओपन सिस्टम इज द सिस्टम जहाँ पर वेयर बोथ मास एंड हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस। ठीक है, जहाँ पर दोनों मास और हीट का ट्रांसफ़र टेक प्लेस करता है सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट में, जैसे कि जो बॉइल्ड वाटर एक ओपन वेसल में। एंड द क्लोज सिस्टम द सिस्टम वेयर ओनली जो हीट ट्रांसफर, जहाँ पर सिर्फ हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस करता है सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट में, लेकिन कोई भी मास ट्रांसफ़र नहीं होता है, जैसे कि बॉइल्ड वाटर एक क्लोज्ड वेसल में। एंड द आइसोलेटेड सिस्टम इज द टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है, वेयर नाइदर हीट नोर मास ट्रांसफर टेक प्लेस, जैसे कि बॉइल्ड वाटर एक थर्मोफ्लास्क में। ठीक है, नेक्स्ट इज जो हमारा यूनिवर्स है वो कैसा है, आइसोलेटेड है, बिकॉज ये कंटेन करता है हर चीज डेफिनेशन से, एंड दस यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज नहीं हो सकता है एनर्जी का किसी भी चीज के साथ। अब जो रिएक्टेंट्स है वो अंडरगो करते हैं रिएक्शंस। तो हर चीज़ इस यूनिवर्स में क्या करती है, स्टेबल रहना चाहती है। ठीक है, तो स्टेबल रहने के लिए वो क्या करती है, मिनिमम एनर्जी एक्वायर करने की कोशिश करती है। तो कोई भी जो रिएक्शन है वो कब अकर हो रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट जो है वो अंडरगो कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, ताकि वो अपनी एनर्जी को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। जितनी उनकी एनर्जी मिनिमाइज होती है उतने ज़्यादा वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं इस यूनिवर्स में। तो कोई भी जो रिएक्टेंट है वो अंडरगो करता है रिएक्शन ताकि वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करे, और वो प्रोसीड करेंगे तब तक जब तक वो एक लो एनर्जी की स्टेट में क्या ना जब तक वो एक लो एनर्जी की स्टेट में पहुंच ना जाए, और वो उस स्टेट में तब तक रहेंगे जब तक हम उन्हें डिस्टर्ब ना कर दें। ठीक है, जैसे हम उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं तो वो अपनी जो है स्टेबल स्टेट से क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसी स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जिसमें सिस्टम जो है, सिस्टम में कोई चेंज नहीं दिखता है, कोई भी डिज़ायरेबल चेंज नहीं दिखता है सराउंडिंग के साथ, और उसकी सराउंडिंग में भी जब तक हम उसे डिस्टर्ब ना कर लेते हैं, अनटिल इट इज डिस्टर्ब। ठीक है, जैसे यूनिवर्स को हम एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, तो सारे जो लॉज है एप्लीकेबल फॉर यूनिवर्स वो एप्लीकेबल होंगे किसके लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए भी, ऑब्वियस है।
जैसे अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं हमसे कि राइट डाउन द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि हीलियम फिल्ड बलून, कि हीलियम जो फिल्ड बलून है ये हमारी कौन सा सिस्टम है। तो एक बलून में हवा तभी फिल होती है जब उसे हम टाई कर देते हैं। तो जो हीलियम फिल्ड बलून होगा ऑब्वियसली वो एक क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है, क्योंकि अब वहां से मास का ट्रांसफर तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है कॉफी इन अ थर्मोफ्लास्क। तो ये ये क्लोज सिस्टम का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है कॉफी इन अ थर्मोफ्लास्क। तो जो कॉफी ना थर्मोफ्लास्क, तो थर्मोफ्लास्क में रख दिया अगर हमने कॉफी, तो वहां पर जो मास और हीट दोनों का ही ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से ये एक आइसोलेटेड सिस्टम का क्या हो गया, हमारा एग्जाम्पल है। जो अर्थ है, अर्थ यूनिवर्स के अंदर है, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सिस्टम जहाँ पर हीट और मास दोनों का ट्रांसफर हो रहा है। सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट। तो जो सैटेलाइट वो एक ऑर्बिट में है, ठीक है, देन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो किसका एग्जाम्पल है, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। एंड सिमिलरली जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो भी हमारे क्लोज सिस्टम है। तो हीलियम फिल्ड बलून इज अ क्लोज सिस्टम, कोफिन एंड थर्मोफ्लास्क आइसोलेटेड सिस्टम, अर्थ एक ओपन सिस्टम, सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट क्लोज सिस्टम, ह्यूमन बीइंग ओपन सिस्टम, एंड एक जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है ना ही हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना ही मास, जब तक हम उनको रेफ्रिजरेशन को यानी कि फ्रिज को जब तक हम खोलते नहीं है तभी तो वहां से जो है हीट का ट्रांसफर हो रहा है, अनलेस इट इज इन क्लोज्ड। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है वेरियस थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। तो वेरियस थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या है, तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज तो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है किसके, मास के। ठीक है। और उनकी जो वैल्यू होती है वो यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के साथ जैसे जब भी कोई सिस्टम अंडरगो करता है कोई भी प्रोसेस, तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं करती। इनके जो वैल्यू है वो यूनिफॉर्म रहेगी थ्रू आउट द सिस्टम, एंड दे आर नॉन एडिटिव। नॉन एडिटिव का मतलब होता है कि इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो जो है इक्वल नहीं होती है टू द सम ऑफ इट्स कंपोनेंट वैल्यू। इनके जब कंपोनेंट वैल्यूज को ऐड करते हैं तो वो जो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल ना हो, देन दे आर कॉल्ड नॉन एडिटिव। ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल होंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के, वो हमारे क्या होंगे, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट है, टेम्परेचर है, लश्यर है। सो दे आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सेकेंड इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती है जो मास के ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड जो रेशियो होता है दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। इट इज ये यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकम्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, एडिटिव होती है। अगले एग्जाम्पल क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के, जैसे कि वॉल्यूम, मास, वेट। ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल है किसके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो हियर इज अ क्वेश्चन कि इस प्रेशर एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हमें पता है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो मास की क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। एंड जो हमारा प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। फोर्स प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। सो हमारा जो प्रेशर है वो किसके इंडिपेंडेंट है, मास के इंडिपेंडेंट है। दैट्स वाई जो प्रेशर है वो हमारी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे, यहाँ पर कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं हमारे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के। जैसे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के दे रखे वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, मास, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड हीट कैपेसिटी। वही इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आते हैं हमारे मोलर वॉल्यूम, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन,
विस्कोसिटी, फ्री एनर्जी पर मोल, स्पेसिफिक हीट, प्रेशर, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एटसेट्रा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस। तो स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही। जैसे कि हमारे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, गिव्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी। वाइल जो पाथ फंक्शन होते हैं वो डिपेंड करते हैं पाथ, कि हमने कौन सा पाथ लेके वो काम किया है। ठीक है, जैसे कि हीट है, वर्क, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा Q एंड W यानी कि जो हीट एंड वर्क डन, ये दोनों ही क्या है, स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, पाथ बाय विच जो चेंज वो कैरी आउट किया है। लेकिन जो क्वांटिटी Q प्लस W, तो आगे हम पढ़ेंगे, जो हमारी क्वांटिटी Q प्लस W है वो किसके इक्वल होती है, इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है, तो जो हमारी क्वांटिटी Q प्लस W है वो एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, सो यहाँ पर फ्रॉम हेयर वी गेट कि दिस इज बिकॉज जो Q प्लस W है वो किसके इक्वल है, इंटरनल एनर्जी के इक्वल है, जो कि हमारा एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर यहाँ पर इसे एक एग्जाम्पल के साथ भी दिया गया है, जिससे हम जो है स्टेट और पाथ फंक्शन को ज़्यादा डिटेल से समझ सकते हैं। कि स्टेट फंक्शन जो है, अगर ये मीन्स जैसे कि पाथ ए में हमें दिखा रखा है, हमें इनिशियल स्टेट स्टेट 1 दे रखी है और फाइनल स्टेट स्टेट 2 दे रखी है। ठीक है, या फिर हम ले सकते हैं कि स्टेट 2 का इस इनिशियल स्टेट एंड स्टेट 1 को, वो डिपेंड कर रहा है हमारे ऊपर, हमें इनिशियल और फाइनल स्टेट ही लेनी है। तो पाथ ए यहाँ पर हमारा किसको दिखा रहा है, हमारे स्टेट फंक्शन को दिखा रहा है, जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। वही जो हमारा पाथ बी है, वो पूरा पाथ जो हमने कवर किया है वो उससे दिखा रहा है, यानी कि हमने धीरे धीरे जो एलिवेशन गेन किया है, हाइट का गेन किया है, जब जाके हम उस स्टेट 2 पर पहुंचे हैं। सो इट इज हमारा पाथ फंक्शन जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट आर थर्मोडायनामिक प्रोसेस। जो चेंज है थर्मोडायनामिक स्टेट का एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में, उसे हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर वेरियस प्रोसेस टू अकर। तो अलग अलग थर्मोडायनामिक प्रोसेस को अकर करने के लिए अलग अलग कंडीशंस होती है। ठीक है, जैसे कि पहला अगर हम बात करें कि अगर हमारा प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस है, सो आइसोबारिक प्रोसेस वो किस कंडीशन पे अकर करता है, कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन पे अकर करता है। सो सिमिलरली हर थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो है अलग अलग कंडीशंस पे क्या करता है, अकर करता है। नेक्स्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है थर्मोडायनेमिक्स में। सो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो इनफाइनाइटली सिम्पली स्मॉल, यानी कि बहुत ही कम होता है। एंड जो पीवी वर्क इज डन अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस डीपी। एक जो रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर टेक प्लेस करती है अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस डीटी। और रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो हमारा एक आइडियल प्रोसेस होता है, और ये इनफाइनाइट टाइम लेता है अब इस प्रोसेस के कंप्लीशन के लिए। एंड रिवर्सिबल प्रोसेस अगर हम डेली लाइफ में देखें तो बहुत रेयर चांसेस है, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस अकर ही नहीं करता हमारी डेली लाइफ में। ये एक इमेजिनरी प्रोसेस है एंड इसे हम एक्चुअल प्रोसेस जो एक्चुअल प्रैक्टिस में रियलाइज नहीं कर सकते हैं। वही इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है, इसमें जो हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है वो लार्ज होता है और फाइनाइट होता है। एंड जो पीवी वर्क इज डन अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी, क्योंकि डेल्टा पी जो है वो लार्ज डिफरेंस दिखा रहा है, डीपी जो है वो स्मॉल डिफरेंस दिखा रहा है। एंड इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफर टेक प्लेस करती है अक्रॉस जो डिफरेंस डेल्टा टी।
और इरिवर्सिबल प्रोसेस एक रियल प्रोसेस होता है जो कि हमारी डेली लाइफ में अकर होते हैं। ये टेक करता है फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, एंड ये एक नेचुरल प्रोसेस है और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अकर होता है अंडर गिवन सेट्स ऑफ कंडीशन। इसे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब देखेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस में थ्रू आउट द प्रोसेस जो सिस्टम है वो इनफाइनाइटली सिम्पली क्लोजर रहती है टू द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड जो एक्सेक्ट जो पाथ है प्रोसेस का कैन बी ड्रॉन, यानी कि वो एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहेगी और जो ओरिजिनल जो पाथ है उस प्रोसेस का उसे हम कभी भी वापस से ड्रॉ कर सकते हैं। वाइल जो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो सिस्टम होती है वो फार अवे होती है फ्रॉम द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड जो एग्जैक्ट पाथ ऑफ प्रोसेस है इट कैन नॉट बी डिफाइंड, क्योंकि जो डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम्स है वो अंडर डिफरेंट कंडीशंस है। जैसे कि फर्स्ट में हमें रिवर्सिबल प्रोसेस दिखा रखा है कि इन्होंने दिखाया है कि मान लो अंदर जो प्रेशर है गैस का वो 50 है, एंड जो एक्सटर्नल प्रेशर भी क्या है 50 है। और इसमें एक और चीज हम कंसिडर करके चलते हैं कि जो हमारे पिस्टन है वो कैसी है, फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, जब प्रेशर बाहर और अंदर सेम है तो कोई चेंज अकर नहीं करेगा पिस्टन में। मान लेते हैं कि बाहर जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको हम डिक्रीज करके 49.8 कर देते हैं। सो अब क्या हो गया कि जो इंटरनल प्रेशर है, हमने क्या कहा है कि जो पी इंटरनल है, इंटरनल प्रेशर तो हमने 50 मान लिया और एक्सटर्नल प्रेशर को अब हमने डिक्रीज करके 49.8 कर दिया। अब जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या हो गया है, कम हो गया है इंटरनल प्रेशर से। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ गैस टेक प्लेस करेगा तो पिस्टन जो है थोड़ा ऊपर मूव करेगा। फिर से हमने जो है एक्सटर्नल प्रेशर को थोड़ा सा और डिक्रीज कर दिया। अब हमने उसको 49.8 से 49.7 कर दिया, 6 कर दिया। यानी कि हम जो चेंजेस लेके आ रहे हैं वो बहुत स्लो है, इतने मीन्स इतने स्मॉल है कि हम उसे वापस से एकदम से उसके पाथ को रिट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो वापस से हमने जो है एक्सटर्नल प्रेशर को थोड़ा और डिक्रीज किया तो हमारा जो है पिस्टन मीन्स एक्सपेंशन और हुआ। ठीक है, तो ये मान लो ये स्टेट हमें अचीव हो गई है। ठीक है, आफ्टर एक्सपेंशन। अब ये जो स्टेट जो हमें एक्सपेंशन के बाद जो मिली है इसको हम रीस्टोर कर सकते हैं अपने ओरिजिनल स्टेट में। ठीक है, ऐसे ही जैसे जितना स्मॉल हमने एक्सटर्नल प्रेशर में चेंज लाके हमने उसे किस में किया था, जितना स्मॉल हमने एक्सटर्नल प्रेशर में चेंज लाके उसको एक्सपेंशन किया था, उसी तरह उतना ही चेंज थोड़ा थोड़ा बिल्कुल इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज ला ला के हम उसमें वापस से कंप्रेशन करके उसको उसके ओरिजिनल स्टेट में क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली आवर क्या होता है, हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। वही अगर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिसे हम वापस से रीस्टोर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने एक बिकर लिया है, उस बिकर के अंदर इन्होंने क्या लिया है, एक स्टोन लिया है। ऑब्वियसली हवा तो होगी बिकर के अंदर, वो नेचुरल है, और आइस ली है। तो जो आइस है वो थोड़ी देर बाद तो क्या हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और मेल्ट होके वो किस में बदल जाएगी, पानी में बदल जाएगी। अब उस पानी को हम एकदम से तो आइस में बदल नहीं सकते, जैसा कि हम रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में कर रहे हैं कि हम एट द टाइम उसे कर पा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट आर स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन दो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है जो कि डिपेंड कर रही है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, जैसे कि हमारे इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी चेंज है, एंट्रोपी चेंज है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, एटसेट्रा। एंड पाथ फंक्शन वो प्रॉपर्टी है जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, जैसे कि वर्क है और हीट है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वाई द एनर्जी ऑफ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम मिनिमम। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है वो अंडरगो करते हैं रिएक्शन और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, और वो जो है
कोई भी सिस्टम रिएक्शन तभी करेगी तब वो अपनी एनर्जी को क्या करना चाह रही है, लोअर से लोअर करना चाह रही है। तो इक्विलिब्रियम के दौरान जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो बहुत ही लोअर होती है, इतनी कम होती है कि जो प्रोसेस है वो फर्दर मीन्स जो हमारी जो रिएक्शन है इट कैन नॉट फर्दर वर्क डू, मीन्स ये फर्दर कोई काम नहीं कर पाती है। तो इस वजह से जो एनर्जी है वो सिस्टम के इक्विलिब्रियम पे वो मिनिमम होती है। नेक्स्ट है कुछ जनरल टर्म्स। दोस्त प्रॉपर्टी जो पाथ के ऊपर डिपेंड करती है वो है हमारी वर्क एंड हीट। तो वर्क क्या है, एक थर्मोडायनामिक वर्क होता है, और जो हमारा वर्क है वो किसके इक्वल होता है, पी डेल्टा वी प्लस माइनस पी डेल्टा वी, जहाँ पर जो पी है वो प्रेशर है एंड डेल्टा वी जो है वो क्या है, वॉल्यूम में चेंज है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वर्क नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो बेसिकली वर्क कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। जो नेगेटिव वर्क साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो डिक्रीज हुआ है एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम में। कंप्रेशन के दौरान जो साइन ऑफ डीवी यानी कि जो चेंज इन वॉल्यूम वो नेगेटिव है, जो कि हमें पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन दे रही है, रिप्रेजेंट कर रही है कि एनर्जी कंटेंट जो है सिस्टम का इंक्रीज हुआ है कंप्रेशन के दौरान। ठीक है, तो कंप्रेशन के दौरान जो होता है हमारा जो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव होती है, एंड एक्सपेंशन के दौरान जो वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव हो रही है, क्योंकि वर्क सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। तो एक्सपेंशन में वर्क सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है एंड कंप्रेशन के दौरान वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ वर्क। तो वर्क की जो यूनिट्स होंगे वो क्या होगी, तो हमें पता है कि वर्क किसके इक्वल है, पी डेल्टा वी, जहाँ पर जो प्रेशर है उसकी यूनिट है एटमॉस्फेयर, एंड जो हमारी वॉल्यूम है वो किस में होगी, ऑब्वियसली लीटर। तो हमारी वर्क की यूनिट क्या होंगी, जूल होंगी या फिर कैलोरी होगी या फिर ईआरजी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा रखा है कि जो प्रेशर लग रहा है तो वॉल्यूम में ऑब्वियसली चेंज आएगा। ठीक है, जब भी कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन के दौरान वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एंड एक्सपेंशन के दौरान वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स ड्यू टू फोर्स एफ। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना हो जाएगा, एफ डॉट डी एक्स, क्योंकि वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो कि कैरी आउट किया गया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड ऑल्सो जो हमारा फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, क्योंकि प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो जब इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि जो हमारा डी डब्ल्यू है वो किसके इक्वल हो गया, पी ए इंटू डी एक्स, जहाँ पर पी प्रेशर है, ए एरिया है, एंड वी वॉल्यूम है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें पता है कि वॉल्यूम इनटू एरिया किसके इक्वल, जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है, एल माइनस एक्स, यानी कि जो टोटल लेंथ और जो चेंज आया है इनटू एरिया। सो यहाँ से हमें जो वर्क डन की वैल्यू मिलती है फॉर पी वी वो किसके इक्वल होती है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। ठीक है, यानी कि प्रेशर यहाँ पर कौन सा ले रहे हैं, हम एक्सटर्नल प्रेशर ले रहे हैं। अगर हमारी सिस्टम लोअर टेम्परेचर पे है सराउंडिंग से, ठीक है, तो एनर्जी जो है सिस्टम के द्वारा गेन की जाती है फ्रॉम द सराउंडिंग, ताकि दोनों इक्विलिब्रियम में रह सके और एक राइज ऑफ टेम्परेचर हो जाता है सिस्टम में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हीट के बारे में। ठीक है, हीट बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, कि जब भी डिफरेंस आता है टेम्परेचर में तो कितने टोटल अमाउंट की एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, उसी को हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। जब भी हीट सिस्टम के द्वारा एब्सॉर्ब की जाती है वो होती है पॉजिटिव, उसे एज पॉजिटिव कंसिडर करके चलते हैं साइन कन्वेंशन, एंड हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी। तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्ड और एब्सॉर्ब व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एंड जो सम ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी
रिलेटेड होती है एक सिस्टम के साथ, उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। जैसे इंटरनल एनर्जी के साथ उसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो इन सारी एनर्जीज का जो सम होता है उन्हें हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। एंड जो एनर्जी होती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, उसे हम इंटरनल एनर्जी कंसिडर नहीं करते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट, कि जैसे कि इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, इन सारी टर्म्स की हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो एग्जैक्ट वैल्यू जो कैलकुलेट करना किसी भी टाइम पे इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर हमें इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमें जो है चेंज की वैल्यू, हमें चेंज इन इंटरनल वैल्यू की ज़रूरत है, जिसे हम आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं। इंटरनल एनर्जी हमारी कैसी है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये एक कैसा है, स्टेट फंक्शन है। एंड जो रिलेशन है इंटरनल एनर्जी और प्रेशर फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एंड पर यूनिट वॉल्यूम, वो किसके इक्वल होता है, 3/2 RT, जहाँ पर आर क्या हमारा गैस कांस्टेंट है। ठीक है, आर इज अ गैस कांस्टेंट। सो हमें पता है आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, PV = NRT। जब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं तो यहाँ से हमें जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल मिलती है, 3/2P। And the properties which arises out of collective behavior of large number of chemical entities। ठीक है, तो एग्जाम्पल है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंपोजिशन, कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, when two different system are in thermal equilibrium। थर्मल इक्विलिब्रियम यानी कि जब वहाँ पर टेम्परेचर चेंज क्या होता है, ज़ीरो होता है, तब दो अलग अलग सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है थर्ड सिस्टम के साथ सेपरेटली, देन विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अगर दो सिस्टम एक थर्ड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी एक दूसरे के साथ क्या होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, ये हमारा जीरोथ लॉ बता रहा है। अगर टी ए, जब टी ए इज इक्वल टू टी बी एंड टी बी जो है टी सी के इक्वल है, तो टी ए किसके इक्वल हो जाएगा, टी सी के इक्वल। कि ये जो दो सिस्टम है टी ए एंड टी सी, वो किसी थर्ड सिस्टम है जो कि टी बी, उनके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो वो जो दोनों सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ भी तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, यानी कि टी ए और टी सी एक दूसरे के साथ भी क्या होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी।